हम लोग ने जयशंकर प्रसाद शुरू किया है और आज हम लोग उनकी पोएम स्टार्ट करेंगे। तो उसकी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित रचनाएं आपके कोर्स में हैं, उसमें एक पोएम जो है वो गीत है जो कि लहर से ली गई है और दूसरी पोएम जो है वो कामायनी है। ठीक है, तो अभी हम लोग गीत को स्किप कर रहे हैं इसलिए क्योंकि गीत पोएम लास्ट टाइम रिड्यूस सिलेबस में कट गई थी, तो उसी के बेसिस पर हम गीत पोएम को अभी आपकी नहीं ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी कठिन पोएम भी है ये और लास्ट टाइम ये कट गई थी। तो हम अभी सीधे श्रद्धा मनु पे ही आते हैं। और अगर गीत पोएम रिड्यूस सिलेबस में, जैसा कि आपने पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा कि रिड्यूस सिलेबस यूपी बोर्ड का भी आने वाला है 12th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए, तो अगर उसमें गीत पोएम होती है तो मैं इसे बाद में ज़रूर से ले लूँगी। इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम लोग आज कामायनी स्टार्ट करेंगे और कामायनी एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है, एक बहुत ही अच्छी पोएम आप इसे कह सकते हैं और वन ऑफ माय फेवरेट पोएम है पढ़ने और पढ़ाने के लिए। ये पूरी बुक ही जो ये पूरी काव्य रचना है बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सुंदर कविता है। और क्यों अच्छी और सुंदर है कि केवल कला पक्ष की दृष्टि से ही नहीं बल्कि भाव पक्ष में भी आप देखेंगे कि बहुत अधिक संवेदनाओं से और ये जो है वो पोएम भरी हुई है। और इसके अलावा जो मुझे इस पोएम की सबसे अच्छी बात लगती है कि छायावाद की सारी विशेषताओं को लेकर के तो ये पोएम बनी ही है। इसके साथ ही जो आप कहते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिगत काव्य के साथ साथ समष्टिगत काव्य को लेकर के चलना छायावाद काव्य की एक बहुत प्रमुख विशेषता है और उसी प्रमुख विशेषता को ये पोएम आपकी लेकर के चलती है कि केवल व्यक्ति अपनी ही बात को नहीं कहता है, केवल व्यक्ति अपनी ही बात को नहीं समझता है बल्कि दूसरे लोगों की बातों को भी वो समझता है, दूसरे के दुखों को भी वो समझता है और दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हुए और यदि कभी हम अपने जीवन में परेशान हैं तो किस तरह से हम अपने जीवन की उस परेशानी में भी उस परमपिता परमेश्वर को याद रखते हुए और अपने जीवन की परेशानियों से पार पाएं और एक अभूतपूर्व सुख की प्राप्ति हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, अपने जीवन की प्राप्ति हो और जीवन का जो पराकाष्ठा है हम उसको किस प्रकार से प्राप्त करें, परेशानियों को पीछे छोड़ करके और परेशानियों को हल करते हुए, ये इस पोएम में आपको बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। ठीक है, तो इस पोएम में हम आपसे कह सकते हैं कि और जो स्टार्ट आपका हुआ है वो एक तरह से जहाँ से करीब करीब कामायनी का स्टार्ट है वहीं से ये पोएम स्टार्ट होती है। और इस पोएम में आपने इसकी कहानी कुछ बच्चों को 9th में भी पढ़ाई गई थी। सब बच्चों को मालूम है जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं कि इसका एक अंश आपको 9th क्लास में भी पढ़ाया गया था। कुछ बच्चों को आप में से मैंने ही पढ़ाया था और मैंने आपको वहाँ पर इसका प्रसंग बताया था कि क्या है। जिस प्रसंग को मैंने बताया था अगर आपको याद होगा वही प्रसंग जो है वो इस पोएम में आज यहाँ पर बताया गया है। वो एक्चुअली पूरी पोएम ही उस प्रसंग को लेकर के यहाँ पर कही गई है। समझ में आया आपको? समझ में आया? तो ये देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएम। और पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता चुकी हूँ और एक चीज़ और भी बताऊँगी कि यहाँ पर स्थिति क्या है, जो प्रसंग है वो क्या है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो कामायनी आपका काव्य है श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत, उस कामायनी में कामायनी शीर्षक में बेटा सबसे पहले आपको पता है कि इस कामायनी में जो श्रद्धा और मनु हैं वो श्रद्धा और मनु दो एक युगल है, एक युगल जोड़ा है और एक दूसरे से अपरिचित है। ठीक है, सबसे पहले श्रद्धा और मनु एक युगल है, एक पुरुष है, मनु उसमें पुरुष है और श्रद्धा जो है वो स्त्री हैं। क्या है? श्रद्धा स्त्री हैं, मनु पुरुष हैं। और अगर आपको भारतीय संस्कृति का ज्ञान है तो आपको ये पता है बहुत अच्छे से कि हम लोगों के संस्कृति में ये कहा जाता है कि जो युग हैं वो बदलते रहते
हैं। तो एक युग इसमें समाप्त हुआ है और उस युग में, ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ इस पोयम में हिंदू फिलॉसफी क्योंकि ली गई है, हिंदू दर्शन लिया गया है, तो हिंदू दर्शन के अनुसार 4 युग आपके होते हैं। कौन कौन से युग होते हैं? हुए हैं अब तक। सतयुग सबसे पहले था, उसके बाद त्रेता युग आया जिसमें श्री राम पैदा हुए, फिर द्वापर युग आया जिसमें कि श्री कृष्ण पैदा हुए, और उसके बाद कलयुग जिसमें हम और आप पैदा हुए। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी जो है वो एक युग की समाप्ति के बाद, और यही इस पोयम का आपका वो भी होगा, प्रसंग भी होगा कि पूरी पृथ्वी जलमग्न है, जल में डूबी हुई है, और सब कुछ उस जल में डूब चुका है। मतलब पूरी पृथ्वी, पूरा संसार जो है वो प्रलय आई और प्रलय में जल में डूब चुका है, और उसमें केवल एक मनु जो हैं, कौन? मनु केवल उसमें जीवित बचे हैं। ध्यान दीजिएगा कि न पे छोटे ऊ की मात्रा होगी, न पे छोटे ऊ की मात्रा होगी। तो जो मनु हैं वो एकमात्र इस जल समाधि में बचे हुए हैं, और वो हिमालय पर्वत की गुफा में बैठे हुए हैं और निर्जन स्थान पर बैठे हैं। समझ में आ गया कि आपका जो प्रसंग है वो यहाँ पर ये है कि पूरी पृथ्वी प्रलय आने के पश्चात जलमग्न है, मनु उसमें बैठे हुए हैं, एक केवल मनु ही उस जलमग्नता से बचे हुए हैं, और मनु हिमालय पर्वत की एक गुफा में बैठे हुए हैं, और वो गुफा के समीप निर्जन, इस गुफा में मतलब गुफा के समीप एक निर्जन स्थान में बैठे हुए हैं, और तभी वहाँ पर श्रद्धा का प्रवेश होता है। ठीक है, तभी वहाँ पर श्रद्धा का प्रवेश होता है। तो आगे देखिए, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। कौन तुम? क्वेश्चन मार्क लगाया। वो पूछती है तुम कौन हो? श्रद्धा, ध्यान दीजिएगा कौन किससे पूछ रहा है। ये इस पोयम में इम्पॉर्टेंट है कि कौन किससे पूछ रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो श्रद्धा हैं वो मनु से पूछ रही हैं कि तुम कौन हो? संस्कृति जलनिधि तीर, संस्कृति मतलब संसार, संस्कृति मीन संसार, जलनिधि मतलब समुद्र, और तीर मतलब किनारा। संस्कृति संसार और जलनिधि समुद्र, और तीर मतलब किनारा। जब संस्कृति जलनिधि हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो संस्कृति जलनिधि का मतलब है संसार रूपी सागर। संस्कृति जलनिधि का मतलब क्या है? एक हाइफन लगा है ना बीच में, तो इसका मतलब है संसार रूपी सागर। तरंगों से फेंकी मणि एक, तुम इस संसार में, इस समुद्र रूपी संसार में कौन हो के किनारे कौन हो? और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र ने कोई मणि किनारे पर ला करके फेंक दी हो। कि इस संसार रूपी, वो क्या कह रही हैं कि संसार रूपी सागर के किनारे बैठे आप श्रेष्ठ युवक कौन हैं, आप श्रेष्ठ प्राणी कौन हैं? और आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र ने कोई मणि ला करके और तरंगों के सहारे और किनारे पर फेंक दी हो। ठीक है, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा मतलब होता है बेटा कांति, और कर रहे निर्जन का चुपचाप। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर निर्जनता है, यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई भी नहीं है, इस क्योंकि पूरा संसार जो है वो जलमग्न है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं है। और आप क्या उसमें कर रहे हैं? ऐसा कर रहे निर्जन का चुपचाप, और उस नीरव शांति में, उस समुद्र की शांति में आप क्या कर रहे हैं? आप प्रभा की धारा से अभिषेक। कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप प्रभा मतलब कांति से, जो ये निर्जन स्थान है, आप अपनी कांति से उसे सुशोभित कर रहे हैं। और किस प्रकार से सुशोभित कर रहे हैं? उसी प्रकार से सुशोभित कर रहे हैं जिस प्रकार से तरंगों के किनारे फेंकी गई कोई मणि अपने निर्जन स्थान को सुशोभित करती है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या निकल कर के आ रहा है कि जो जयशंकर प्रसाद जो मनु का की यहाँ पर रचना कर रहे हैं
उसमें वो मनु को वो दिखा रहे हैं कि मनु को वो एक सुंदर मणि के समान, जो मनु का व्यक्तित्व है वो पुरुष है लेकिन वो इतने सुंदर और उनका व्यक्तित्व इतना सुलझा हुआ और इतना महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से समुद्र बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ बहा के लाता है ना, लेकिन वो कैसे लग रहे हैं, एक मणि के समान लग रहे हैं। वो कैसे लग रहे हैं, एक मणि के समान सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप अर्थात करके ये लिखेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ इसका अर्थ, ताकि आप इसे लिख सकें कि श्रद्धा यहाँ पर ऐसा कह रही हैं कि आप कौन हैं इस संसार की, आप हे श्रेष्ठ पुरुष आप कौन हैं, और आपको देख करके ऐसा लगता है जैसे आप इस संसार रूपी समुद्र में, संसार की लहरें, आप सागर की लहरें जिस प्रकार से मणि को बहा करके और समुद्र के किनारे छोड़ देती हैं, उसी प्रकार से आप एक मणि के समान इन संसार के लहरों के या समुद्र की लहरों के किनारे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपको वहाँ पर उन लहरों ने ला करके बैठा दिया है, और आप मुझे अपना परिचय दीजिए। और लास्ट की 2 लाइन का अर्थ क्या है, कर रहे निर्जन का चुपचाप वाली लाइन का, कि आप इस निर्जन स्थान को अपनी कांति से, अपनी प्रभा से, अपनी रोशनी से जगमगा रहे हैं, उसी प्रकार से सुशोभित कर रहे हैं जिस प्रकार से एक मणि अपने आसपास के वातावरण को सुशोभित करती है। ठीक है, तो ये आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हुआ, और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि इस पोएम का हर एक पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। आप पूछते हैं ना कि मैम कौन सा लिखना है कौन सा नहीं, तो इस पोएम का हर एक पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। मैं किसी पैराग्राफ को ये नहीं कह सकती कि ये पैराग्राफ कम इम्पॉर्टेंट है या ये पैराग्राफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप पूरा अपनी कॉपी में लिखेंगे। मेरे साथ साथ वीडियो को देखते जाइए और लिखते जाइए, और मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इतने अच्छे से आपको एक एक चीज़ का अर्थ बताएंगे कि आप इसको आराम से लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखिए, मधुर विश्रांत और एकांत, जग का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। फिर आगे श्रद्धा क्या कह रही हैं, श्रद्धा ही कह रही हैं, क्या कह रही हैं, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर मतलब आप दिखने में इतने मधुर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, और विश्रांत, लेकिन आप उसके साथ साथ विश्रांत लग रहे हैं। श्रांत मतलब होता है थका हुआ, लेकिन आपके चेहरे में क्या है, थकावट के भाव हैं, और एकांत, और आप अकेले बैठे हुए हैं। पहले मैं आपको शाब्दिक अर्थ अलग अलग बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और तो आप क्या है, मधुर हैं, मतलब देखने में आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, मधुरता आपसे में दिख रही है। मतलब एक हम जब किसी को पहली बार देखते हैं तो क्या होता है कि इम्प्रेशन पड़ता है ना कि ये एक सॉफ्ट इंसान है, या एक क्रूर टाइप का है, या एक अच्छा इंसान है, या दुष्ट प्रवृत्ति का है। तो यहाँ पर उनको देख करके मधुरता लग रही है, और विश्रांत, लेकिन आप थके हुए लग रहे हैं, और एकांत, और अकेले आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है आपको देख के जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जैसे आपने इस संसार के रहस्य को सुलझा लिया हो। क्या कर लिया हो, जैसे आपने इस संसार के रहस्य को सुलझा लिया हो। एक करुणामय सुंदर मौन, और आप मौन हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, आप चिल्ला नहीं रहे हैं, आप कुछ कह नहीं रहे हैं, और लेकिन आपके चेहरे में करुणा भी है। आपके चेहरे में मौन तो है, लेकिन आपके चेहरे में करुणा भी है। तो आपका चेहरा देख के जो करुणामय मौन है वो आपके चेहरे से झलक रहा है, और चंचल मन का आलस्य, और आप आलस्य भरे हुए तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपके चेहरे के जो भाव हैं उससे आपके मन की चंचलता भी दिखाई दे रही है। क्या मतलब हुआ इसका लास्ट लाइन का, और चंचल मन का आलस्य, कि आप बैठे तो कैसे हैं, आप बैठे तो शांत हैं और करुणा की स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका जो मन है वो चंचल है, और उस चंचलता में भी आप आलस्य से भरे हुए बैठे हैं।
समझ में आ गया? तो चलिए इसको एक बार हम लोग सेंटेंस में फॉर्म करते हैं कि आप किस तरह से लिखेंगे कि वो श्रद्धा यहाँ पर कह रही हैं कि मधुरता से भरे हुए आप बैठे हैं इस निर्जन जगत में, तुम जो है इस निर्जन जगत में, इस निर्जन जगत में जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ तुम मधुरता से भरे हुए ऐसे लग रहे हो जैसे जगत के सुलझे हुए रहस्य को तुम जानते हो। मतलब दोनों तरह से आप लिख सकते हैं कि या तो तुमने इस जगत का रहस्य सुलझा लिया है या तुम इस रहस्य को जानते हो। और वो ये भी कह रही हैं कि जो आपका व्यक्तित्व है वो मेरे लिए बहुत रहस्यपूर्ण लग रहा है। आपका क्यों व्यक्तित्व रहस्यपूर्ण लग रहा है? क्योंकि आपके मुख पर निराशा है, आपके मुख पर दुख है, आपके मुंह पर करुणा है, लेकिन फिर भी यह लगता है कि आप इस जगत के रहस्य को जान रहे हो। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप एक हताश व्यक्ति भी हो। आपके चेहरे को देख करके एक करुणामय सुंदर मौन कि इस संसार की स्थिति से या किसी और कारण से, मतलब ये जो पूरी धरती जलमग्न बैठी है, या तो उस कारण से या किसी और कारण से आप जो है वो अवसाद से भरे हुए या हताश भी दिख रहे हो। और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे मुख पर छाया हुआ ये जो मौन है उसे देखकर मुझे ये भी लग रहा है कि तुम्हारे मन में चंचलता का भी समावेश है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में चंचलता भरी हुई है, ऐसा मुझे तुम्हें देख करके लग रहा है। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जो संस्कृति जलनिधि, इसमें अब जब हम इसकी काव्यगत विशेषताएं देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो है वो ये संस्कृति जलनिधि जो है उसमें कौन सा अलंकार मैंने आपको बताया था? रूपक अलंकार है। इसके बाद मणि जो है वो मनु रूपी मणि, इसमें भी तरंगों से फेंकी मणि एक, तो मणि एक कहा जा रहा है, तो मनु रूपी मणि यहाँ पर बेटा कही जा रही है। तो मनु रूपी मणि, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा आपका। ठीक है, और सुलझा हुआ रहस्य जो पंक्ति है उसमें आपका विरोधाभास दिख रहा है। उसमें क्या दिख रहा है? विरोधाभास अलंकार है, जहाँ पर ना कोई चीज़ ऑपोजिट दिखाई जाती है। जहाँ पर भी कोई चीज़ ऑपोजिट दिखाई जाती है वो कैसे होती है? वो ऑपोजिट चीज़ जो है वो विरोधाभास होती है। और चंचल मन का आलस्य, कि तुम्हारा मन चंचल भी है और लेकिन आलस्य से भी भरा हुआ है, तो इसमें भी जो है वो विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, और इसमें जो है आपकी जो भाषा शैली है वो छायावादी भाषा शैली है। कौन सी भाषा शैली है? छायावाद की भाषा शैली है। और लाक्षणिक शब्द, लाक्षणिकता का इसमें प्रयोग हुआ है। मैं आपको लाक्षणिकता बहुत बार पढ़ाते कह देती हूँ, और मैं आपको उसकी स्पेलिंग बता रही हूँ कि लाक्षणिकता, क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है उनको ना भी पता हो, तो जब भाषा में लाक्षणिकता आ जाती है तो ये लाक्षणिकता जो है वो इस भाषा में है। शैली में क्या है? लाक्षणिकता का भाव बेटा है। और इसके अलावा इसमें जो छंद का प्रयोग हुआ है ना, वो छंद जो है वो वीर छंद है। कौन सा छंद इस पोयम में प्रयोग हुआ है? वीर। इस छंद में वीर छंद का प्रयोग हुआ है। वीर, इस छंद में, इस पोयम में वीर छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये 2 पैराग्राफ्स मैंने आपको बताए हैं। मैं आपको 2 पैराग्राफ्स करके इस पोयम को पढ़ाऊंगी। आपकी दोनों पोयम्स ही, पहले वाली भी बड़ी ही थी और ये पोयम भी आपकी और ज़्यादा बड़ी है। अगर इसको अच्छे से हम लोग पढ़ाते हैं ना तो स्कूल में ही हम लोगों को हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि इसमें बताने को बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन जो है मैं भी आपको कोशिश करूँगी कि हर एक चीज़ जो बताएं इसमें, इस पोयम में बताने को बहुत ज़्यादा है, इस पोयम में सीखने को बहुत ज़्यादा है। इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इस पोयम से सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपका जीवन में जो चीज़ें आती हैं, जो बातें आती हैं, उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है।